नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। यह हमारी पत्रकारिता में आपका बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन क्यों सुस्त पड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। खास करके मोदी सत्ता को 2029 में या फिर अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो मोदी सत्ता को कैसे उखाड़ फेंका जाए, इस पर इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए। और इस सोच को रखने वाले इस देश के 140 करोड़ लोग, 98 करोड़ मतदाता इंडिया गठबंधन की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं कि वह सकारात्मक प्रयास करे और एकताबद्ध होकर एक सूत्र में बंधकर इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को प्रजातांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से हराएं और इस देश को एक महाविपत्ति से बचाएं। इस देश को कारपोरेट के हवाले करने से बचाएं। इस देश को धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर बांटने का घिनौना खेल जो खेला जा रहा है उससे बचाएं। इस देश की साझा संस्कृति को बचाएं। इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाएं, वरना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश को तबाह करने की योजना बना चुका है। पर्दे के पीछे से बहुत बड़ा खेल चल रहा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच और तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के बीच। कभी कभी यह लोग बाहर भी अपनी विचारधारा को जाहिर कर देते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब तक कितनी कस्में खाई गई। कुंभ मेला के दौरान, अभी कुंभ मेला चल रहा है, वहाँ पर किस तरह से हिंदू धर्म को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की किस तरह से मांग की जा रही है। और तमाम साधु संत से लेकर शंकराचार्य तक इस देश के आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे, आपसी साझा संस्कृति को तहस नहस करने का मन बना चुके हैं। ऐसे में ओबीसी, एससी, एसटी के 98 करोड़ मतदाताओं के हाथ में देश का भविष्य है। जिस तरह से 2014, 19 और 24 में नरेंद्र मोदी की जीत हुई है और देश अब तबाही के रास्ते पर जा रहा है, इस बात की आहट आ रही है कि अक्टूबर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रहा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नोटबंदी को लेकर के नरेंद्र मोदी टीवी पर प्रकट होते हैं और घोषणा कर देते हैं, लोगों को ताजुब होता है। कुछ वैसा ही या उससे बड़ा ताजुब अब होने वाला है अक्टूबर के पहले, इसी 2025 में, जब इमरजेंसी लगा करके संविधान को बदला जाएगा और हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाएगी।
तो यह देश बहुत बड़े खतरे और आपदा की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस आपदा से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, और वह रास्ता इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के पास है। लेकिन विपक्ष और इंडिया गठबंधन जिस तरह से बटा हुआ है और जिस तरह से एक दूसरे की खिंचाई करने में लगे हुए हैं, आपसी तकरार तू मैं जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला, महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला और फिर दिल्ली के चुनाव में देखने को मिला, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अगर कुछ गलत करती है चुनाव जीतने में, तो वह उस गलतियों की समीक्षा करती है और उस गलती का सुधार करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गलतियां की थी और जिस वजह से उनकी सीटें घट गई और बैसाखियों वाली सरकार बनी, तो उन कमियों को पूरा करके पूरी मुस्तैदी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और एक के बाद एक जीतते जाते हैं। लेकिन विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं: झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। इसमें 3 पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीत हासिल किया है और 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन दिल्ली चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दूरी बढ़ी, और जब आम आदमी पार्टी हार जाती है तो कांग्रेस जश्न मनाती है, और अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अंतर्गत दोनों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी, अगर यह दोनों मिल करके चुनाव लड़ते, सीटों का बंटवारा करते, तो शायद अरविंद केजरीवाल को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। सिर्फ 2% वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। 44% वोट आम आदमी पार्टी के और 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसे आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि 100 में से दिल्ली निवासी 100 में से 44 अभी भी केजरीवाल के साथ और 46 नरेंद्र मोदी के साथ चले गए हैं। सिर्फ 2% वोट ज़्यादा मिलने पर अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और वह इसे एक बहुत बड़ी जीत करार दे करके इंडिया गठबंधन को ध्वस्त बता रहा है और ऐसा परसेप्शन बना रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर लिया है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन की जीत होती है, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। ऐसे में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा है और एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन को निराश मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी कमी यह है कि इंडिया गठबंधन का संगठन कितना लचर है। अभी भी सभी पार्टियों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। अभी भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और
वहाँ की स्थानीय पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन में है, उनके साथ सीधा मुकाबला है और एक दूसरे से बैर का भाव रखते हैं। वही चीज़ दिल्ली में देखने को मिला, वही चीज़ पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। ऐसे तमाम राज्य हैं। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अभी तक जितना एजेंडा बनाया गया, जो परसेप्शन, जो नैरेटिव बनाए गए, उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर थी। इसीलिए 2024 के चुनाव में मनचाही सफलता इंडिया गठबंधन को नहीं मिली। तो क्या कमियां थी जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की हार हुई? इस पर मंथन करना चाहिए और उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लोकसभा चुनाव जब 6 महीने रह जाता है, तब इंडिया गठबंधन बनाया जाता है, तब एकजुट हुआ जाता है, तब रैलियों की शुरुआत की जाती है। और यही काम अगर 2 साल पहले से किया जाए, 2 साल पहले से जमीनी स्तर पर जा करके प्रचार किया जाए, कोई न कोई एजेंडा पेश किया जाए इस देश की जनता के सामने, इंडिया गठबंधन की जीतने के बाद क्या प्राथमिकता होगी, इसकी जानकारी ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं को दी जाए और उन्हें इंडिया गठबंधन के बारे में बताया जाए कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए कितनी बड़ी आपदा साबित हुआ है, किस तरह से वह ओबीसी हक अधिकार को हमेशा हमेशा तक न देने के लिए ओबीसी की गणना तक नहीं करा रहा है, किस तरह से वह हमेशा हमेशा गरीब बनाए रखने के लिए 5 किलो राशन तो दे देता है लेकिन नौकरी नहीं देता है, वह सहूलियतें नहीं देता है जो ऊंची जातियों के लोग उठा रहे हैं और ओबीसी, एससी, एसटी के गरीबों को हमेशा गरीब बनाए रखना चाहता है। राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर जरूर कोशिशें कर रहे हैं और ओबीसी को उसका हक अधिकार दिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके बीच जा करके उन्हें समझा बुझा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ महानगरों में, शहरों में आयोजित रैलियों में, सभाओं में जा करके अगर वह ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं तो वह पूरी तरह से जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद भी उसने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया और अभी जो लोकसभा का शीत सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, इस सत्र में भी संविधान के बीचों बीच या संविधान के कवर पर जो चित्र डाले गए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ओरिजिनल संविधान में, उन चित्रों को हटा दिया। सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित चित्र संविधान पर रह गए हैं। संविधान के एक एक वाक्यों और शब्दों को हटाया जा रहा है। नए संसद भवन में प्रवेश करने पर संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय जैसे भारी भरकम शब्दों को हटा दिया गया था। लेकिन जब हो हल्ला मचा, हड़कंप मचा, तो फिर से उसे प्रस्तावना में डालना पड़ा। उसी नए संसद में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के प्रतीक सिंबल
की स्थापना किया, उस सिंबल से देश को यह संदेश जाता है कि अब नरेंद्र मोदी इस देश को के प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र में तब्दील करना चाहते हैं और उनके इस चतुराई को विपक्ष भी नहीं भांप पाया और अभी भी सिंबल नए संसद भवन में स्थापित है, माना कि वह प्राचीन काल की एक कलाकृति है। राजतंत्र के जमाने, राजे रजवाड़ों के जमाने की एक कलाकृति है, तो उसे संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। संसद भवन के बीच, लोकतंत्र के मंदिर के बीच राजतंत्र को स्थापित करने का मतलब क्या होता है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुदृष्टि न सिर्फ संविधान पर है कि संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू किया जाए और इसके लिए वह एक उचित अवसर की तलाश में है। जिस फिराक में थे कि 400 पार सीटें आएगी, हम संविधान बदल देंगे, वह फिराक तो, वह षड्यंत्र तो पूरा नहीं हो पाया, लीक हो गया और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने घुटनों पर ला दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी को यह पता है कि वह संविधान के साथ अभी छेड़छाड़ करेंगे या लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील धीरे धीरे करेंगे तो वह सफल नहीं होंगे। इसलिए वह एक ऐसे अवसर का निर्माण कर रहे हैं जहां पर नोटबंदी की तरह एकाएक लोकतंत्र को खत्म करके इमरजेंसी लगा करके संविधान को हटा सकें और इस देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकें। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पर्दे के पीछे से कुछ ऐसी ही आहट आ रही है। तो हम समझते हैं कि अब इस देश के विपक्ष के नेताओं के, ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं के कान खड़े हो जाने चाहिए और अगर अब चूक गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और न सिर्फ मुसलमानों की दुर्दशा होगी बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी का भी वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा और उन्हें दोयम दर्जे का इंसान बना दिया जाएगा। आप भूल मत कीजिए कि CAA NRC किसके लिए लाया गया है। यह मुसलमानों के साथ साथ इस देश के शूद्रों के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भी लाया गया है कि इनकी गुलामी और जहालत को बरकरार रखा जाए, इन्हें गरीबी रेखा के नीचे रखा जाए और CAA NRC के तहत इनकी नागरिकता छीन ली जाए, इनसे इस देश का निवासी होने का प्रमाण पत्र मांगा जाए और वह प्रमाण पत्र जो है उसे मान्य नहीं करेंगे और कोई नया प्रमाण पत्र ला नहीं पाएंगे तो नागरिकता खत्म कर दी जाए। यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच है और इसकी जद में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी भी आएंगे और अगर ऐसा हुआ, नागरिकता खत्म हो गई तो आपके राजनीतिक अधिकार, न तो आप चुनाव लड़ पाएंगे और न आप वोट दे पाएंगे, न आप सरकारी नौकरी कर पाएंगे। सारा आरक्षण, पूरी व्यवस्था उन्हीं के अंदर समाहित हो जाएगी। उन्हीं का मतलब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और 3 ऊपर की जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सब कुछ उन्हीं के हवाले हो जाएगा। उसमें कारपोरेट भी शामिल है। तो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को चाहिए कि वह इंडिया गठबंधन
का समर्थन करे, और अगर मध्यावधि चुनाव होता है, जिसकी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को नायडू भी समझ रहे हैं और नीतीश भी समझ रहे हैं। इनके अंदर खाने में जो खेला चल रहा है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसकी भनक नायडू को भी है, नीतीश को भी है। और जैसे ही इनका पर्दे के बाहर खेला करने की शुरुआत करना चाहेंगे, वैसे ही इनकी सरकार गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव आ सकते हैं। बैसाखियों पर चलने वाली सरकार परमानेंट नहीं होती है। ऐसा बहुत से अवसर आए हैं जब बैसाखियों ने अपना सहारा खींच लिया और सरकार धड़ाम से गिर जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने घाघ नेता हैं कि अपनी पार्टी के कद को बढ़ाने के लिए, अपनी लकीर को बड़ी करने के लिए वह विपक्ष के साथ और एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी तोड़ने में, जनता दल यू को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। और इस कोशिश का भंडाफोड़ संजय राउत ने किया। उसके बाद कोशिशें रुक गई। नायडू की पार्टी को भी तोड़ने, तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। नायडू को पता चला और उन्होंने आंख तरेरा और सरकार गिराने की धमकी दी, तो उनकी पार्टी को भी तोड़ने का साहस या दुस्साहस नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं हो पाया। इसलिए हमारा कहना है कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, और जैसे ही अवसर आए, वह चाहे मध्यावधि चुनाव हो, वह चाहे 2029 का चुनाव हो, और वह चाहे तमाम राज्यों का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को सियासी दुश्मन की तरह तो मानिए ही, इन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी दुश्मन मानने की जरूरत है। क्योंकि जो इनकी सोच है ओबीसी, एससी, एसटी के प्रति, उसका खुलासा हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही हो गया था, जब इन्होंने संविधान बदलने की बात कही। और अब जो अंदर खाने से आवाज आ रही है, इसमें 100% सच्चाई है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। अक्टूबर में विजयदशमी पड़ेगी और उस विजयदशमी के दिन 100 साल पूरे हो जाएंगे, और उस घड़ी तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी कोशिशें चल रही हैं। तो एक बहुत बड़ा सियासी भूकंप आने वाला है, और एक बहुत बड़ा अराजकता का माहौल, यहाँ तक कि आप समझ लीजिए दंगे, हादसे या गृह युद्ध तक की नौबत आ सकती है। क्योंकि विपक्ष, इंडिया गठबंधन, इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के तमाम वह लोग जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के हैं, तमाम वह लोग जो सांप्रदायिक विचारधारा से बिलोंग नहीं करते हैं, वह कतई नहीं पसंद करेंगे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और संविधान खत्म किया जाए। तो एक आने वाली इमरजेंसी, एक आने वाले गृह युद्ध और एक आने वाली आपदा के लिए तैयार रहिए और उसके लिए तैयारियां करते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ऐसी पार्टी और एक ऐसा संगठन है जो कभी भी संविधान को पसंद नहीं किया, लोकतंत्र को पसंद नहीं किया। इस देश में हजारों साल से चली आ रही साझा संस्कृति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पादरी, ये जो साथ रह रहे हैं और उनके अंदर सद्भाव है, प्यार है, अपनत्व है, इस चीज से ताल्लुकात नहीं रखता है आरएसएस। आरएसएस सिर्फ हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है, और जो कुछ आरएसएस चाहता है वही नरेंद्र मोदी कर रहा है। और आरएसएस की जो सबसे बड़ी
आरएसएस का गठन ही किया गया था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो 100 साल तक तो उसकी दाल नहीं गली। लेकिन 2014 से उसे उम्मीद जगी, जब नरेंद्र मोदी जो कि आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, एक प्रचारक जब प्रधानमंत्री बना तो उम्मीद जगी कि अब 21वीं सदी में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और उसके बाद से जो खेला चल रहा है उसे आप देख ही रहे हैं, और किस तरह से इस देश की संपत्तियों को कारपोरेट के हवाले, अडानी अंबानी जैसे तमाम उद्योगपतियों के हवाले, इस देश के टैक्स के पैसे, जीएसटी के पैसे को 16 लाख करोड़ रुपए अगर अडानी अंबानी और कारपोरेट को सौंप दिया जाता है, जो कि टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा होता है, तो आप भूल जाइए कि आपके हितों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, बल्कि आपको उजाड़ने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, आपके धर्म, आपकी संस्कृति, आपकी रहन सहन को ख़त्म करने के लिए, और आपको फिर से वर्ण व्यवस्था के युग में, मनुस्मृति युग में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और अमित शाह तैयार बैठे हैं और एक उचित अवसर की, अनुकूल अवसर की तलाश कर रहे हैं। तो इस आपदा से निपटने के लिए करो या मरो वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा, जिसे महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। हमें लगता है कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए करो या मरो का नारा दे करके इनकी सांप्रदायिक सोच और इनके देश तोड़ने और देश के साथ गद्दारी करने वाली मानसिकता के खिलाफ ओबीसी, एससी, एसटी को एकजुट होना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन का हाथ मजबूत करना होगा, ताकि मनुवादी सरकार भारत मुक्त हो जाए और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार आए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।